नमस्कार। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर है हम। मैं हूं आपके साथ रश्मि सिंह। सबसे पहले बात कैबिनेट की पहली बैठक की, तो आज धामी कैबिनेट की पहली बैठक होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा हो सकती है। अधिकारियों के साथ सीएम धामी बैठक करेंगे। शाम 4:30 बजे अधिकारियों के साथ बैठक होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अपना चार्ज संभालेंगे और साथ ही साथ जो सभी 8 मंत्री हैं वो भी अपना पदभार संभालेंगे। उसके बाद कैबिनेट की पहली बैठक होगी। हालांकि अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है, पता नहीं है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जा रहा है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनके साथ पुष्कर सिंह धामी चर्चा करेंगे। पहली कैबिनेट की बैठक है। अभी तमाम विभागों का दायित्व खुद पुष्कर सिंह धामी संभाल रहे हैं। तो आज कैबिनेट की बैठक है, ये पहली कैबिनेट की बैठक है, तो इस पर चर्चा होगी और माना यह जा रहा है कि पहली कैबिनेट बैठक में सिविल कोड के प्रस्ताव को लेकर हरी झंडी मिल सकती है। हालांकि इंतजार करना होगा शाम को जब कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चल पाएगा कि आखिर कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए और किन पर मोहर लगी गई है। लेकिन क्योंकि बीजेपी ने कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का जो वादा था वो किया था चुनाव के पहले, तो माना यह जा रहा है कि एक एक करके जो वादे किए हैं अब कैबिनेट की बैठक में उन पर मोहर लगेगी और उन्हें पूरा किया जाएगा। तो कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ। पुष्कर सिंह धामी दोबारा से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जो है शपथ ली। अब पदभार ग्रहण करेंगे, वो अपना चार्ज संभालेंगे और उसके बाद शाम को ये बैठक है जिसमें कैबिनेट की पहली बैठक में चर्चा, और उसके बाद माना जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हरी झंडी मिल सकती है। तो धामी कैबिनेट की आज की ये पहली बैठक काफी अहम है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं कोटद्वार से बीजेपी विधायक और भुवन चंद खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी विधानसभा की स्पीकर बन सकती है। उनके नाम के खुलासा करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि रितु खंडूरी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष होंगी जिनका नामांकन आज शाम को भरा जाएगा। तो ये लगभग तय माना जा रहा है। नामांकन आज भरेंगी रितु खंडूरी। शाम को 5 बजे विधानसभा अध्यक्ष का नॉमिनेशन फाइनल है और ये माना जा रहा है कि इस बार उत्तराखंड को महिला स्पीकर मिलेगी। इसके पहले प्रेमचंद अग्रवाल स्पीकर थे, लेकिन अब वो क्योंकि मंत्री बन गए हैं तो अब कोई नया चेहरा होगा। तो अब माना यह जा रहा है कि रितु खंडूरी जो कि कोटद्वार से विधायक है और पूर्व मुख्यमंत्री वीसी खंडूरी की बेटी हैं, उन्हें स्पीकर बना जाएगा। वो आज अपना नॉमिनेशन करेंगी। रितु खंडूरी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष होंगी जिनका नामांकन आज शाम को भरा जाएगा। पहले खजान दास का नाम भी था, 9 लोगों का था, लेकिन अब खबरें हैं कि रितु खंडूरी पहली महिला स्पीकर बनाई जा सकती है। 5 बजे रितु खंडूरी पहली विधानसभा महिला अध्यक्ष मिलेंगे। नॉमिनेशन है 5 बजे रितु खंडूरी पहली विधानसभा महिला अध्यक्ष मिलेंगे। नॉमिनेशन है 5 बजे रितु खंडूरी पहली विधानसभा महिला अध्यक्ष मिलेंगे। नॉमिनेशन है 5 बजे रितु खंडूरी पहली विधानसभा महिला अध्यक्ष मिलेंगे। नॉमिनेशन है 5 बजे रितु खंडूरी। खुद प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के मदन कौशिक ने इस बात पर मोहर लगा दी है। तो उत्तराखंड को पहली महिला स्पीकर मिलने वाली है। प्रेमचंद अग्रवाल पहले थे, लेकिन अब वो मंत्री बन गए हैं, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। कुंवर जतेंद्र बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहली जो महिला स्पीकर है वो बीजेपी देने वाली है विधानसभा की, और एक बड़ा कदम होगा ये महिलाओं के लिए। महिलाएं कह रही थी कि कुछ होना चाहिए, सीएम होना चाहिए, सीएम ना सही तो कम से कम स्पीकर, वो भी पहली। जी बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही सीरियस भी रही है और ईमानदार भी रही है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, तो इस पे कोई शक है ही नहीं। और इसी तरह हम भविष्य में भी देखेंगे जो निर्णय हो
चाहे उनके स्तर से हो, केंद्र के स्तर से हो, तो जनता का भी दिल जीतने वाले होंगे और व्यवहारिक निर्णय भी होंगे। बिल्कुल, क्योंकि जब लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन बनी उसके बाद ये कहा गया कि बीजेपी महिलाओं को आगे करती है, और देखिए उत्तराखंड में भी इसकी शुरुआत हो रही है। किस तरीके से आगे जो है अब बीजेपी की योजना होगी? किए हुए वादे उन्हें धरातल पर उतारना और उत्तराखंड की तरक्की में जो आम उत्तराखंड वासी की भागीदारी है वो सुनिश्चित करना, और जो सरकार का संगठन का दायित्व होता है उन दायित्वों को पूरी ईमानदारी से पूरा करना, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी बहुत संजीदगी के साथ पिछले काफी लंबे समय से काम करती चली आ रही है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों के मन में विश्वास उत्पन्न हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर, केंद्रीय नेतृत्व को लेकर, तो ये तय है कि किसी भी तरह से उस विश्वास को कायम रखने के लिए, किए हुए वायदों को पूरा करने के लिए, देश के विकास को गति देने के लिए और राष्ट्रीयता को साथ में जोड़कर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज देश के अंदर कोई ऐसा दल नहीं है जो एक नेशनल कैरेक्टर को बिल्ड करने के साथ देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाए। सब सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन अगर नेशनल कैरेक्टर को बिल्ड करने का काम किया है तो राजनीतिक तौर से भारतीय जनता पार्टी ने और संगठनात्मक तौर पर आरएसएस ने। तो कुंवर जपेंद्र जी, देश का उज्जवल भविष्य क्या वजह लगती है आपको? इतनी सरकारें तो बन चुकी, कांग्रेस की सरकार बनी उत्तराखंड में, वहां तो मौका नहीं दिया महिलाओं को, क्या विश्वास नहीं था उन लोगों का महिलाओं पर? अब आप इसे अपने स्तर से आप इसका आकलन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अन्य देशों को देखें, चाहे हम इजराइल की बात करें या वेस्टर्न वर्ल्ड्स में और हमारे पास विकसित देश हैं, अब वहाँ उच्च पदों पर महिलाओं को मौका दिया जाता है, तो हम उस तरह से इसे देख सकते हैं। विजन है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का और राज्य के नेतृत्व का विजन क्लियर है, और उस क्लियर विजन के साथ काम हो रहा है। और आज हम ये कहते हैं कि आज महिलाओं में और पुरुषों में बिल्कुल समानता है, कोई फर्क नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, तो डेफिनेटली मौका दिया जाना चाहिए। और जिसके पास जो टैलेंट है वो उस टैलेंट के साथ देश को आगे बढ़ाए, प्रदेश को आगे बढ़ाए, ये मौका दिया जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मौका देती भी है और निश्चित तौर पर सम्मान भी करती है। सर, मौका तो दे रही है, लेकिन एक फिर विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठता है कि क्योंकि रितु खंडूरी जो है भुवन चंद खंडूरी की बेटी हैं और वो सीएम रह चुके हैं, तो एक पिता के नाम की वजह से भी उन्हें क्या ये दिया गया है? ये विपक्ष बार बार सवाल उठाएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी इन बातों में विश्वास नहीं रखती है। कांग्रेस इस तरह के शगुफे छोड़कर, अगर कांग्रेस ने ये सब चीजें की होती, हर पुत्री किसी ना किसी पिता की पुत्री होती है, और पिता किसी ना किसी उच्च पद पर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ महिला सशक्तिकरण, महिला को सम्मान देने की बात हो रही है। और अगर वो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर वो पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी जी की बेटी हैं, तो ये उनके लिए एक एडवांटेज है कि निश्चित तौर पर उन्हें अपने पिता से जो सीखा है वो आगे सर्विस देने पे काम आएगा, वो प्रदेश के हित में होगा। तो ये तो अच्छी बात है ना, हर पुत्री किसी न किसी पिता की पुत्री। अब आखिरी सवाल सर आपसे, ये उम्मीदें बढ़ गई है कैबिनेट में, क्योंकि महिलाएं, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि स्पीकर बनाया तो बीजेपी ने सोचा इसके बारे में कि एक महिला स्पीकर होनी चाहिए। लोकसभा में तो सबने देख लिया, अब राज्य की बारी थी, राज्यसभा में भी अब वो नामांकन करने जा रही हैं, तो क्या आने वाले वक्त में बीजेपी और भी महिलाओं को मौका देगी प्रतिनिधित्व का? बिल्कुल बिल्कुल। हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, तो महिला सशक्तिकरण को लेकर जिस तरह से धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर भविष्य में ये कामना की जानी चाहिए कि देश के अंदर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में उच्च पदों को महिलाएं सुशोभित करेंगी, और हमारी मातृशक्ति के सम्मान के साथ ही देश का सम्मान है और हम सबका सम्मान। बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर जपेंद्र जी, हम इंडिया वॉइस से बातचीत करने के लिए। तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि रितु खंडूरी पहली महिला स्पीकर होंगी उत्तराखंड की, नामांकन 5 बजे करने वाली। हर खबर आप तक लगातार पहुंचाएंगे। फिलहाल अब रुक करते हैं अगली खबर का। जिसे जो मिल गया वो तो खुश है, लेकिन जिसे कुछ नहीं मिला अब वो नाराज हैं। नाराज नेताओं में पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का नाम भी शामिल है। उन्होंने कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर खुलकर तो कुछ नहीं कहा, पर इशारों में अपनी नाराजगी जता दी।
वो मंत्री बनने के पीछे खुद की पैरवी नहीं करने और बड़े नेताओं की परिक्रमा नहीं करने को मुख्य वजह बता रही हैं। उन्होंने संगठन पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें खुद की पैरवी नहीं करने और बड़े नेताओं की परिक्रमा नहीं करने का खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं सौरभ भाई, ईश्वर साक्षी है, मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी चीज़ के लिए मैंने कभी पैरवी नहीं की और रियलाइजनिंग नहीं की और मैंने कभी परिक्रमा भी नहीं की और जीवन में कभी करूँगा भी नहीं। पहले पिछली जो सरकार थी बीजेपी की धामी सरकार, उसमें वो शिक्षा मंत्री थे और एक बड़ा मिथक उन्होंने तोड़ा। ये कहा जाता था कि जो शिक्षा मंत्री होता था वो दोबारा जीतकर नहीं आता था, लेकिन अरविंद पांडे ने वो मिथक तोड़ा। इसकी वजह से शायद उन्हें भी उम्मीद लग रही थी कि लगातार वो अगर जीत रहे हैं तो इसके तौर पर उन्हें तोहफा मिलेगा, लेकिन तोहफे के तौर पे उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। और उनका बयान हम सुनवा रहे थे, जब इंडिया वॉइस ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया और चेहरे पर निराशा थी, जुबान भी लड़खड़ा रही थी बोलने में कि अब वो करे तो क्या करे। लेकिन हाँ, सदे हुए शब्दों में उन्होंने ये कह दिया कि मेरी आदत नहीं है कि मैं नेताओं की परिक्रमा करूं, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं है और इसीलिए शायद उन्हें मंत्री पद दोबारा मिला नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है, क्या बीजेपी में जो नेता परिक्रमा करते हैं, बड़े नेताओं की सिफारिश करते हैं, पैरवी करते हैं, क्या उन्हें कैबिनेट में जगह दी जाती है? इधर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर पूर्व मंत्री अरविंद पांडे ने यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास को खाली कर दिया है। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। खास बात यह है कि अरविंद पांडे इससे पहले अपने कर्मचारियों के साथ भोजन किया उन्होंने और उन्हें अलविदा कहा। इस दौरान कई कर्मचारी अरविंद पांडे से आत्मीय संबंधों की वजह से अपने भाव को रोक नहीं पाए और रोने लगे। माहौल को देखकर अरविंद पांडे की पत्नी की आंखों में भी आंसू दिखाई दिए। हालांकि अरविंद पांडे ने कहा कि उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं है कि पार्टी ने जो कुछ भी किया वो सोच समझकर किया होगा। तो 8 मंत्रियों के शपथ लेने के बाद बीजेपी में बगावती स्वर अब उठने लगे हैं। मंत्री नहीं बनाए जाने से डीडी-8 से विधायक बिशन सिंह चौफाल नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी का अंदाजा उनके बयानों से लगाया जा सकता है। अपनी नाराजगी जताते हुए बिशन सिंह चौफाल ने कहा कि मंत्रिमंडल गठन में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण की अनदेखी हुई है। इसके साथ उन्होंने इस मुद्दे पर पार्टी हाईकमान से बात करने की बात भी कही है। दरअसल उनकी नाराजगी इस बात से है कि वो डीडी-8 सीट से 6 बार विधायक चुने गए, पर उसके बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, जबकि कई ऐसे विधायकों को जगह दे दी गई जो उससे कम बार चुनाव जीत कर आए हैं। तो वहीं काला डूंगी विधायक बंशीधर भगत भी नाराज चल रहे हैं। पूर्व धामी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री थे और वो काला डूंगी क्षेत्र से 7वीं बार विधायक बने। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार पहले दिन से ही अपने दृष्टि पत्र या विजन डॉक्यूमेंट को लेकर काम करती दिखाई देगी। इसको लेकर पार्टी संगठन जल्द मंत्रियों से बातचीत करेगा और घोषणाओं को पूरा करने के लिए कार्य योजना तैयार करेगा। दरअसल जनता ने बीजेपी को बम्पर बहुमत दिया है, जिसका एहसास बीजेपी को है। इसके साथ पार्टी पर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव भी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि इसके लिए संगठन अभी से तैयारी कर रही है और पार्टी के मंत्रियों से मिलने की शुरुआत की जा रही है। इसमें मंत्रियों से भी इन कामों को पूरा करने के लिए उनकी योजना और विचारों को जाना जाएगा, ताकि मंत्रालय मिलने के बाद मंत्री तुरंत इस पर काम कर सके। नई सरकार बहुत ही एक अच्छी सरकार इस रूप में आपको देखने को मिलेगी और आज हम सब लोग संगठन की दृष्टि से नई सरकार के सभी मंत्रियों से बातचीत करके जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, जो हमारा दृष्टि पत्र है, वो हम उन सबको कहेंगे कि ये दृष्टि पत्र भाजपा का जो जनता से वायदे हम लोगों ने किए थे, इस पर हमारी सरकार आगे बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि आज से ही वो सरकार उस विजन पे, उस डॉक्यूमेंट्स पर काम करना शुरू करे। अच्छी सरकार इस रूप में आपको देखने को मिलेगी।
तो हमने सुना मदन कौशिक ने क्या कुछ कहा है। इस पूरी खबर पर बात करने के लिए सीधे हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौरभ, मदन कौशिक की हम बात सुन रहे थे, उनकी बातों से ये लग रहा है कि मिथक टूटा है, दोबारा सरकार बनी है। अगर जनता ने उम्मीद उन पर जताई है और गिफ्ट दिया है एक तरीके से 47 सीटें, तो रिटर्न गिफ्ट के तौर पर जनता को भी अब काम चाहिए है, सिर्फ आराम नहीं चलेगा, ना ही बातें चलेंगी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि 5 साल के लिए भाजपा ने अपना जो है घोषणा पत्र जो जारी किया गया था, उस दृष्टि पत्र के मार्फत ही जो है पूरे 5 साल तक जो भाजपा काम करेगी, ये मदन कौशिक का सीधे तौर पर कहना है। क्योंकि घोषणाओं में तमाम जो है लोग लुभावनी चीजें दिखाई दी थी, जिसमें चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, सड़कों की हालत हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर योजना हो या शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम हो, तमाम चीजों को लेकर जो है भाजपा ने घोषणा पत्र जारी तो किया था। लेकिन उस घोषणा पत्र पर कितने बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो, इसको लेकर भाजपा संगठन जो है अब सतर्क भी दिखाई दे रहा है और दिशा निर्देश भी जारी हो रहे हैं अभी से ही। क्योंकि कल जिस तरीके से शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद जो है 8 मंत्री भी बने और सभी को जो है पहले एक कह दिया गया है कि वो बेहतर तरीके से अपने अपने फील्ड में काम करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा योजनाएं समय से इम्प्लीमेंट हो सके और दृष्टि पत्र के जो घोषणा है उनका लाभ जो है लोगों को मिल सके। जी ठीक है सौरभ भाटिया, अब क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो मंत्री हैं उनके लिए भी कह दिया गया है कि भाई काम करना है, आराम नहीं करना कि आप मंत्री पर बैठ गए और मंत्री पद पर बैठ गए और आराम से धीरे धीरे काम कर रहे हैं, ये सोच के कि 5 साल है। इससे लग रहा है कि इस बार बीजेपी ने ठाना है कि हमें कुछ करके दिखाना है। बिल्कुल, देखिए, जो मिथक थे वो तमाम मिथक इस बार टूटे हैं, तो लिहाजा इस बार काम करने की भी जरूरत होगी। क्योंकि आने वाले 5 सालों के लिए और एक अपने रोड मैप तैयार हो रहा है। अगर बेहतर काम होगा तो जाहिर सी बात है कि जनता एक बार फिर जो स्वीकार कर लेगी, लेकिन अगर बेहतर काम नहीं हुआ तो नकारे भी जा सकते हैं। इसीलिए अभी से एक रोड मैप तैयार करते हुए भाजपा काम कर रही है और तमाम मंत्रियों को दिशा निर्देश भी जारी हो गए हैं। क्योंकि घोषणा पत्र के तहत अगर काम होगा तो जाहिर सी बात है लोगों के बीच एक विश्वास पैदा होगा, और विश्वास पैदा होगा तो तमाम जो अभी जो चुनाव होने, चाहे पंचायत चुनाव की बात की जाए, निकाय या फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव, उन तमाम चीजों को देखते हुए अभी से सबको गाइडलाइन भी जो जारी करने के लिए कहा है। और ये कहा गया है कि दृष्टि पत्र में ज्यादा से ज्यादा बिंदुओं को छूने का काम करें, जिससे समय रहते लोगों तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच सके। जी सौरभ, एक तरफ नई सरकार कामकाज में लग रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को लेकर कवायद कर रही है। मैं आपके पास लौटूंगी, इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिए। आप तमाम लोगों को बता दें कि प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश प्रवक्ता ने एक बार फिर नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर संकेत दे दिए हैं। पार्टी के भीतर चल रही मैराथन बैठकों का दौर ये साबित करता है कि जल्द ही राज्य को कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक अविनाश पांडे बैठक कर दिल्ली लौट चुके हैं और अब जल्द ही नए नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए केंद्रीय नेतृत्व की ओर से नाम फाइनल कर दिया जाएगा। पहले गणेश गोदियाल थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बहुत जल्द हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक श्री अविनाश पांडे जी यहां आकर गए और 70 विधानसभाओं की समीक्षा बैठक को लेकर गए। यहाँ मैराथन बैठकों का दौर लगभग 2 दिन तक जारी रहा और अपनी प्रेस ब्रीफिंग में वो इस बात को साफ कर गए हैं कि जल्द से जल्द हम नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर रहे हैं। तो गरिमा दसौनी जो कि प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस की, उन्होंने कहा जल्द कर देंगे। फिलहाल इसके बारे में और क्या ज्यादा जानकारी है, सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ भाटिया हमारे संवाददाता लगातार हर खबर पर अपडेट्स हमें दे रहे हैं। सौरभ, अब क्योंकि कहा जा रहा है कि नए अध्यक्ष कांग्रेस के और नेता प्रतिपक्ष जल्द मिलेंगे, बैठकों का दौर चल रहा है, क्या कुछ खबरें मिल पा रही हैं, कब तक संभव हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस में कवायद शुरू हो चुकी है। लगातार पार्टी के बड़े नेता उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और बातचीत भी हो रही है, जिससे जो है ये निकलकर सामने आ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी पार्टी के भीतर घमासान दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ प्रीतम सिंह पहले ही नेता प्रतिपक्ष के पद पर काबिज रहे हैं, अब एक बार फिर वो दावेदारी कर रहे हैं, तो वहीं कुमाऊं से कद्दावर नेता 3 बार के विधायक हरीश धामी ने भी इस बार दावेदारी की और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि एक ही व्यक्ति को बार बार मौके नहीं मिलने चाहिए, इस बार जो है उनको मौका मिलना चाहिए। तो लिहाजा दावेदारियां होना शुरू हो गया, जिससे कहीं ना कहीं दिखाई भी देने लगा है कि हरीश रावत गुट और प्रीतम गुट आमने सामने है। ऐसे में कोई भी जो ये नहीं चाहेगा कि उन्हें कम आंका जाए, लिहाजा जो है वो अपनी बात को मजबूती से रख रहे हैं और संगठन के सामने लगातार चेतावनी भरी चीजें भी जो है सामने आ रही हैं। जी सौरभ, अब क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को लेकर दावेदार कई हैं, खुद प्रीतम सिंह भी चाहते हैं कि फिर से उन्हें मौका मिले। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष को लेकर क्या गणेश गोदियाल इस्तीफा तो दे चुके हैं, कई बार खबरें आई हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है, उन्हें मौका फिर से मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि 8 महीने का कार्यकाल गणेश गोदियाल का रहा है, जाहिर सी बात है कि उनके लिए तमाम जो संगठन के लोग हैं
वो एकजुट दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पे जरूर कहा कि कम समय मिला और ऐसे में उनके ऊपर इतना बड़ा ठीकरा फोड़ना सही नहीं होगा, उनका कार्यकाल जो है मिलना चाहिए, जिससे जो है बेहतर कांग्रेस को मजबूती मिल सके। क्योंकि अब हाल ही में निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में, फिर 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में परफॉर्मेंस सिर्फ 8 महीने का देखने से ही लगता है कि कांग्रेस में एक नई जान भरने का काम गणेश गोदियाल ने किया था। ऐसे में उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं होना चाहिए और पार्टी के बड़े नेताओं को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कांग्रेस को मजबूती मिल सके और कार्यकर्ताओं का मनोबल ना टूटे। जी सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कांग्रेस में कश्मकश है, नेता प्रतिपक्ष को लेकर कई दावेदार हैं और प्रदेश अध्यक्ष को भी लेकर। रुक करते हैं अब हम अगली खबर का। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ नई सरकार अस्तित्व में भी आ गई है। तो मुख्यमंत्री ने कल शपथ ली थी और मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। तो अब मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति की अधिसूचना भी जारी हो गई है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के साथ नई सरकार अस्तित्व में आ गई है और सरकार में सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ अन्य जो 8 मंत्री हैं वो बनाए गए हैं और अब जल्द ही वो अपना जो कार्यभार है वो संभालेंगे और विभागों का बंटवारा भी होगा। मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी हो गई है और अब अस्तित्व में आ चुकी है नई सरकार। इस नई सरकार में कुछ पुराने चेहरे हैं और कुछ युवा और नए चेहरे हैं, लेकिन सीएम का वही चेहरा है, युवा चेहरा, जिसके दम पर चुनाव लड़ा गया था। और कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ली पुष्कर सिंह धामी ने और आज अधिसूचना जारी हो गई है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी होने के साथ ही सरकार, अब जो नई सरकार है वो अस्तित्व में आ चुकी है। और अब सियासी खबरों से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलकर अन्य खबरों की बात कर लेते हैं। लाल कुआं में प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज पॉलिथीन के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाया है। इसके तहत दर्जनों दुकानों पर छापा मारते हुए तलाशी ली गई और दर्जनों दुकानों का चालान भी काटा गया है। अभियान के तहत छापेमारी टीम सबसे पहले गौला रोड मार्केट पहुंची, जहां दुकानों में प्लास्टिक एवं पॉलिथीन की तलाश में छापेमारी की गई। इस दौरान फल एवं ठेले वालों को भी रोककर उनकी जांच की गई और नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान काटा गया है। प्रशासन की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। थर्माकोल या उससे बनी हुई चीज़ों के उपयोग को रोकने के लिए और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और साथ साथ में जिन लोगों के पास प्लास्टिक की चीज़ें पाई जा रही हैं, पॉलीथीन या किसी भी तरीके के गिलास, डिस्पोजल गिलास, तो उनका 100 रुपये के हिसाब से चालान किया जा रहा है। अभी तक 7-8 लोगों का चालान किया गया है। बाकी सभी लोगों को हिदायत दी जा रही है कि कोई भी इस तरीके की चीज़ों का उपयोग ना करें। मेन सड़कों पर ही अभियान किया गया है, मेन लाल कुआं रोड पर ही, और जितने भी ठेले थे सभी लोगों को बताया गया। ये अभियान लगातार जारी रहेगा और आपके माध्यम से मेरी लोगों से अपील है कि कोई भी प्लास्टिक का या डिस्पो। खाद्य सुरक्षा विभाग ने पौड़ी जिले में विभिन्न इलाकों का छापा मारकर कई सैंपल जांच में लिए थे। इसमें 12 सैंपल जांच में फेल हो गए हैं। इसके बाद विभाग ने 4 मामलों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी व अन्य निर्णय अधिकारी की अदालत में वाद दायर किया है। विभाग ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग के 271 सैंपल जांच के लिए लिए गए थे, जिन्हें जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला उधम सिंह नगर भेजा गया। इसमें 132 सैंपल की रिपोर्ट विभाग को मिल गई है और इसमें 12 सैंपल की रिपोर्ट फेल आई है। पिछले वित्तीय वर्ष में कुल 272 विभिन्न किस्म के खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से 132 नमूने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है और जिनमें 12 नमूने जो हैं वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए हैं और 4 नमूनों में हमने एडीएम न्यायालय में माननीय न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किया है और 8 नमूनों में अभी 46 की कार्रवाई की गई है। तो जो सैंपल फेल हुए हैं, अब उन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होना निश्चित है। बहरहाल देवभूमि समाचार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर और मुझे दीजिए इजाजत।